गुड मॉर्निंग क्लास। अकाउंटेंसी सेकेंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की हमारी आज की टर्म है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग इनकम, यानी हमें जनरेटिंग रिवेन्यू जनरेट करने के लिए, रिवेन्यू मतलब सेल जनरेट करने के लिए जो खर्चा किया जाता है, यानी जो माल आप बेच रहे हैं उस माल को बनाने में जितना खर्चा आया है, ठीक है, वो जो खर्चा है वो कहलाता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कई बार बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर को। एक्सपेंसेस तो है माल को बनाने में जो खर्चा आया है, कॉस्ट इनकर्ड। कौन सी कॉस्ट इनकर्ड? जो माल आपने बेचना है तो बेचने तक का जितना भी खर्चा आता है, जिसमें हम माल को बनाने का खर्चा भी आ गया और कभी कभी माल को बेचने में भी खर्चे आते हैं, वो सारे खर्चे मिलाकर जो टोटल कॉस्ट आती है वो एक्सपेंसेस है, ठीक है। लेकिन एक्सपेंडिचर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एक्सपेंडिचर में भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली एसेट्स को परचेज करने के लिए, जो मैंने बताया था लास्ट में डिफरेंस, उससे रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर हमारे एक्सपेंडिचर, यहाँ ये कंसेप्ट लागू नहीं होता है। फिर बता रही हूँ, एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रिवेन्यू होता है सेल जनरेट करने के लिए। अगर आप माल को बेचते नहीं हैं, इट मीन्स यू आर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आप सर्विसेज देते हैं। सपोज आपकी ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो आप ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो भी आपका बिजनेस है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उसके लिए जो खर्चा करते हैं वो हमारा एक्सपेंसेस के अंदर आता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कैश पेमेंट सच एज सैलरी, वेजेस, रेंट, ये सारे खर्चे जो पे करते हैं हम। राइटिंग ऑफ पार्ट ऑफ द फिक्स एसेट्स दैट इज डेप्रिसिएशन। अब जो आपने कोई एसेट अपने बिजनेस के लिए खरीदी है, वो एसेट जब चलेगी तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होगी, वो एसेट यूज में आएगी। तो सपोज कीजिए आपने 2018 में एक एसेट खरीदी, 2019 में वो एसेट की वैल्यू कम हो गई होगी पुरानी होने पर, यूज होने पर। तो जितना वो कम होती है वो कहलाता है डेप्रिसिएशन। तो वो वैल्यू कम क्यों हुई? क्योंकि वो यूज करी। तो जितने से वो वैल्यू कम हुई तो देखा जाए वो भी एक खर्चा है, तो वो खर्चा भी इसमें काउंट करना चाहिए कॉस्ट में, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन भी एक एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट है एन अमाउंट रिटर्न ऑफ आउट ऑफ अ करंट एसेट्स से बैड डेट्स। कभी कभी हमारा पैसा डूब जाता है तो वो भी एक तरह का एक्सपेंसेस है। डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स की वैल्यू का कम हो जाना, तो जितना वो वैल्यू जितने से कम हुई उतना वो भी एक एक्सपेंसेस कहलाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, माल को बनाने में कितनी लागत आई, वो भी हमारा एक्सपेंसेस है। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं किए जाते हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारी रिवेन्यू जनरेट हो सके। एन एक्सपेंसेस इज चार्ज्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितने भी खर्चे होते हैं उन्हें या तो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं, ठीक है। उनमें से दो अकाउंट है, एक ट्रेडिंग और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। या तो ट्रेडिंग में आएगा वो खर्चा या प्रॉफिट एंड लॉस में। अब कौन सा खर्चा कहाँ आएगा, इसके लिए हम जब इसका चैप्टर करेंगे तो उस चैप्टर में हम आपको डिटेल में समझाएंगे। अब आता है कि जो एक्सपेंसेस हैं बेटा, वो भी आपके दो तरह के हैं। एक है प्री पेड एक्सपेंसेस, एक है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब प्री पेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या चीज़ है वो डिस्कस करते हैं। यस क्लास, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग जो है वो ईयरली, एक साल की जाती है, जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होती है और 31 मार्च को एंड होती है। यहाँ पर मैंने आप एक एग्जाम्पल लिया कि एक बिजनेस है जिसकी अकाउंटिंग 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट हुई और 31 मार्च 2019 को ख़त्म होगी। इस पूरे ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, ये तो आप पहले से ही जानते हैं। सपोज कीजिए इस बिजनेस को
महीने का 1,000 रुपये रेंट पे करना पड़ता है। तो इसका मतलब है अगर रेंट 1,000 पर मंथ है तो पूरे साल का रेंट हमें 12 महीनों में 12,000 पे करना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है रेंट पेड इज ₹13,000। आपने इस 12 महीनों में यानी एक साल के अंदर रेंट कितना पे कर दिया? 13,000, राइट। अब इस 13,000 में से आउट ऑफ इट ₹1,000 इज प्री पेड यानी पेड इन एडवांस। आपने ज्यादा दे दिया जो कि आने वाले साल यानी 2019 और 20 नेक्स्ट ईयर के लिए दिया। तो जो खर्चा हम अभी इस साल को बिलोंग नहीं करता है, इस साल के लिए नहीं है, वो खर्चा आपने अगले साल आने वाले साल के लिए पहले से पे कर दिया, प्री पहले पेड विच इज नॉट बिलोंग्स टू दिस ईयर। ऐसे खर्चे को हम प्री पेड एक्सपेंसेस कहते हैं। तो जो रेंट आपने 13,000 दिया जो कि इस ईयर के लिए दिया आपने, लेकिन इसमें से पता चला कि आउट ऑफ इट 1,000 इज फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए है, तो 1,000 हमारा क्या कहलाएगा? प्री पेड एक्सपेंसेस। और इस ईयर के एक्सपेंसेस कितने होंगे इसमें से? 12,000 रुपीज। तो ये है हमारा प्री पेड एक्सपेंसेस। ऐसे ही अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सेम क्वेश्चन हमारा यही है, अकाउंटिंग ईयर यही है, 12 मंथ्स के लिए रेंट का रेट है 1,000 पर मंथ। अब इस क्वेश्चन में हमने रेंट पे किया ₹9,000। तो 1,000 के हिसाब से तो रेंट 12,000 जाना चाहिए 12 महीने का, बट रेंट बिजनेस ने कितना पे किया? 9,000। इसका मतलब अभी देना है 9,000, तो इसका मतलब 9 मंथ्स का पे कर दिया। इट मीन्स 12 में से 9 गए तो 3 मंथ्स का अभी भी बाकी है एंड द रेट इज 1,000 पर मंथ। तो रेंट देना है, रेंट आउटस्टैंडिंग ₹3,000 हो गया, क्योंकि 3 महीने का किराया अभी नहीं दिया है, देना है जो कि इसी ईयर का, किस ईयर का? जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। वो ईयर क्या है? ये वाला। तो इसी ईयर का 3,000 रेंट अभी पे करना है। तो जो उस ईयर का पे करना बाकी है उसे हम आउटस्टैंडिंग कहते हैं। और जो अमाउंट इस ईयर में आपने पे किया बट दैट इज नॉट रिलेटेड टू दिस ईयर, और वो अमाउंट जो इस साल का नहीं होकर अगले का है, वो वाला अमाउंट प्री पेड एक्सपेंसेस कहलाता है। तो इस क्वेश्चन में इस केस में 1,000 प्री पेड है और इस क्वेश्चन के हिसाब से 3,000 हमारा क्या है? आउटस्टैंडिंग है, रेंट आउटस्टैंडिंग है, देना है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस इट इज एन एक्सपेंसेस दैट हैज बीन पेड इन एडवांस। वो खर्चा जो एडवांस में पे कर दिया एंड द बेनिफिट ऑफ विच विल बी अवेलेबल। उस खर्चे को पे तो कर दिया लेकिन उस खर्चे का बेनिफिट हम कब उठाएंगे? इन द फॉलोइंग ईयर और ईयर्स, आने वाले साल और सालों में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने फिर एक एग्जाम्पल से समझाया है। इंश्योरेंस प्रीमियम ₹50,000 हैज बीन पेड फॉर 1 ईयर। 50,000 रुपये इंश्योरेंस का खर्चा है जो कि 1 साल के लिए है। बिगिनिंग, अब इसकी बिगिनिंग कब है? ये साल कब शुरू होता है? 1 अक्टूबर 2017। द फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च 2018। यानी इसके हिसाब से इनका जो अकाउंटिंग ईयर है वो अप्रैल टू मार्च है, लेकिन उन्होंने जो इंश्योरेंस का खर्चा पे किया वो 1 अक्टूबर को पे किया। ठीक है, और वो भी 1 साल के लिए पे किया। अब ये जरा डेट आप ध्यान रखिएगा। इट मीन्स प्रीमियम फॉर 6 मंथ्स दैट इज 1 अप्रैल 2018 टू 30 सितंबर 2018 अमाउंटिंग टू ₹25,000 is paid in advance. Thus, the amount of premium paid in advance 25,000 is prepaid expenses. It will be accounted as an expenses in the financial year ending 31st March 2019. In the balance sheet as 31 मार्च 2018, it will be shown as a current asset. और जो खर्चा हमने पहले पे कर दिया, अभी हमने पे नहीं करना था, तो करंट ईयर में जब पे किया जा रहा है उस ईयर की वो करंट एसेट कहलाएगी। इसको मैं दोबारा से समझाती हूँ। देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ईयर है 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018।
ये आपका अकाउंटिंग ईयर है। ये पूरे साल आप काम करेंगे, फिर 31 मार्च 2018 को बिजनेस के रिजल्ट निकालेंगे। अब इसमें कौन कौन से मंथ आएंगे? अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इस पूरे साल के ही तो खर्चे डालेंगे ना, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ निकालने के लिए। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि 1 अक्टूबर, ये जो अक्टूबर के मंथ में आपने एक खर्चा 50,000 रुपये का किया इंश्योरेंस प्रीमियम का। लेकिन ये खर्चा जो था, इंश्योरेंस का पैसा, आप घरों में आप देखते हैं कि इंश्योरेंस, गाड़ियों की इंश्योरेंस अगर होती है तो हम ईयरली पेमेंट कर देते हैं, प्रीमियम जिसे बोलते हैं, इंश्योरेंस का प्रीमियम। तो ये 50,000 रुपये 1 अक्टूबर को एक साल के लिए दिया गया। अगर हम साल का मतलब 12 महीने का, लेकिन अगर हम इस अकाउंटिंग ईयर की बात करें तो इस अकाउंटिंग ईयर में अक्टूबर से लेकर मार्च तक तो 6 महीने आते हैं। यानी इस 50,000 में से 6 महीने यानी आधा पैसा, 12 महीने की पेमेंट है तो आधा बनेगा, वो तो इस ईयर को बिलोंग करता है। और जो बाकी का 25,000 रुपये है वो हमारा अगला अकाउंटिंग ईयर यानी 1 अप्रैल 2018, ये 31 मार्च 2018 को खत्म हो रहा है। तो अगला साल, ये नेक्स्ट ईयर के लिए मैंने यहाँ लाइन डाल दी, ये अगला साल 1 अप्रैल 2018 को शुरू होगा और 31 मार्च 2019 को खत्म होगा। इस ईयर में भी 12 महीने हैं। अब ये देखो कि ये जो खर्चा है 50,000 का, जो कि अक्टूबर में पे किया गया, पूरे साल की पेमेंट है ये। तो साल, अगर हम यहाँ से 12 महीने गिने तो साल 6 महीने ये वाले और 6 महीने इसके अंदर के आएंगे। तो इसका मतलब है इस खर्चे में से आधा खर्चा, 6 महीने का खर्चा तो इस ईयर में आ रहा है और 6 महीने का खर्चा अगले ईयर, जबकि पे हम इसी ईयर में कर रहे हैं। तो यहाँ हमें बताना पड़ेगा कि आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 50,000, उसमें से 25,000 प्री पेड एक्सपेंसेस है। प्री पेड मतलब पहले पे किया, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर, क्योंकि वो अगले साल से रिलेटेड है, इसलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस है। और एक एग्जांपल मैंने आपको पहले अभी रेंट का भी बताया, ठीक है। तो नेक्स्ट ये था हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगला है एक्सपेंसेस में ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी एक पर्टिकुलर ईयर 12 महीने की हम अकाउंटिंग अगर कर रहे हैं तो उसमें 12 महीने का खर्चा आना चाहिए। अब खर्चा तो हो गया लेकिन पे नहीं किया, तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग है। इट इज एन एक्सपेंसेस दैट हैज बीन इनकर्ड, खर्चा कर दिया, बट हैज नॉट बीन पेड, लेकिन अभी पे नहीं किया। एग्जाम्पल, एन ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड बाय a firm of chartered accountant against which audit fee ₹60,000 is payable। payable मतलब देना है। आपको पता होना चाहिए कि बेटा जितने भी सीएज होते हैं, जितनी भी फर्म्स होती हैं, उन्हें अपने फर्म की ऑडिट करानी पड़ती है, जांच करानी पड़ती है सीए से। अब सीए जो है साल खत्म होने के बाद उसकी जांच करता है कि सही खाते बनाए या नहीं बनाए, सही एंट्रीज की हैं या नहीं, सही रिजल्ट है या नहीं। इन सब के लिए वो अपनी फीस चार्ज करता है, जो कि 60,000 रुपीज थे। तो ईयर की फीस तो हमें उसी ईयर, जिस ईयर की ऑडिट होगी उसी ईयर का एक्सपेंसेस होगा। अब एक्सपेंसेस तो उसने काम तो कर दिया, लेकिन अभी हमने पैसा नहीं देना है। इट मीन्स लाइबिलिटी ऑफ ₹60,000 हैज बीन इनकर्ड विच इज येट टू बी पेड, जो अभी पे करनी है। इट इज टर्म्ड एज, इसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इट इज डिसाइडेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑल्सो शोन अंडर द हेड करंट लाइबिलिटीज इन द बैलेंस शीट। ऐसे खर्चों को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं और देना है तो एक लाइबिलिटी है, इसलिए बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में भी दिखाते हैं। तो ये एक्सपेंसेस के दो पार्ट हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आता है हमारा इनकम। इनकम क्या है? इनकम बेसिकली इज द प्रॉफिट अर्न्ड, कितना प्रॉफिट कमाया ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। अब प्रॉफिट कितना कमाया है उसे हम इनकम कहते हैं। जैसे आपका कोई काम है, आप क्या करते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, कपड़े की शर्टें बनाते हैं और बेचते हैं, तो ये आपका बेचने से जो प्रॉफिट आया, बेचने से क्या आया? प्रॉफिट, आपके काम से, राइट। आपका काम यानी आपका ऑपरेशन, इसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी कहते हैं। जैसे
कोई फर्नीचर बनाने वाला लकड़ी खरीदता है, उस लकड़ी से वो फर्नीचर बनाता है और बेचता है और प्रॉफिट कमाता है, तो ये उसका काम है। तो जिस बिजनेस का जो काम होता है, जो नेचर ऑफ बिजनेस है, उसे हम उससे जो प्रॉफिट कमाया जाता है उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं। और कभी कभी बिजनेस में सपोज कीजिए पैसा पड़ा हुआ है, वो इस पैसे से कहीं शेयर्स खरीद लेता है या बैंक में एफडी करा लेता है, तो उससे उसके ऊपर इंटरेस्ट आने लग जाता है। तो ये उसके काम से, उसके बिजनेस से, यानी फर्नीचर से इनकम नहीं हुई है। ये इनकम कहाँ से आ रहा है? ये पैसा उसको, उसके पास जो सरप्लस फंड्स थे उसने इन्वेस्ट किया, उससे आ रहा है। ठीक है, तो जब हम उस प्रॉफिट को और बिजनेस के काम से होने वाले प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं तो वो टोटल हमारी इनकम कहलाती है। तो इनकम इज द प्रॉफिट अर्न्ड, जो प्रॉफिट कमाया ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। इन अदर वर्ड्स, द डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, रिवेन्यू क्या है? रिसीप्ट्स, जो आपको पैसा आ रहा है, एंड खर्चे माइनस कर देंगे, दैट इज अ इनकम। ठीक है, फिर ये एग्जाम्पल आप पढ़ लेंगे। इन्होंने इनकम को यहाँ पर एक फॉर्मूले से भी बताया, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट। बच्चे ज्यादातर इनकम और प्रॉफिट में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि बेटा मैंने आपको अभी बताया कि जो बिजनेस के काम से प्रॉफिट होता है, जो बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमाया जाता है, उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। और इस प्रॉफिट में अगर हम कोई और भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, अदर प्रॉफिट, वो ऐड कर दें तो टोटल मिलाकर हमारा इनकम बन जाता है। ठीक है, अब प्रॉफिट भी दो तरह के होते हैं, एक ग्रॉस प्रॉफिट और एक नेट प्रॉफिट। अभी आप सिर्फ नाम याद रखेंगे, इसको जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझाएंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है और नेट प्रॉफिट क्या होता है। इसके प्रैक्टिकल्स में बताया जाएगा, बट अभी आप याद रखेंगे प्रॉफिट कि दो तरह के हैं, ग्रॉस और नेट। इवन इसमें एक और तरह का प्रॉफिट भी दिखाया जाता है, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो इन दोनों के बीच में निकलता है। ये भी प्रैक्टिकल जब आएगा तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आता है गेन। गेन क्या चीज है? गेन, अब देखो देखने में ये भी फायदा ही है, ये भी प्रॉफिट है, ये भी है, लेकिन इनकी टर्म्स अलग अलग यूज होती हैं अलग अलग जगह पर। गेन इज द इंक्रीज इन द ऑनर्स इक्विटी। ऑनर यानी मालिक का जब पैसा बढ़ता है, रिजल्टिंग फ्रॉम, किससे पैसा बढ़ रहा है? समथिंग अदर देन द डे टू डे अर्निंग फ्रॉम इरेगुलर और नॉन रिकरिंग नेचर। वो कहते हैं अब यहाँ फायदा जो हो रहा है वो बिजनेस के काम से नहीं हो रहा, यहाँ जो फायदा है बिजनेस के काम के अलावा नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शन से। जैसे अचानक आपकी लॉटरी, जैसे अचानक आपको इंटरेस्ट मिलना एफडी पर, आपने कोई एसेट बेची, वो एसेट आपको बेची तो उससे आपको प्रॉफिट हो गया। तो रोज आप एसेट्स थोड़ी ना बेचते हैं, तो कभी कभी बेची तो प्रॉफिट हो गया, तो ये आपका गेन है। यानी जो रोज के काम से ना होकर, जो आपके बिजनेस ऑपरेशन से ना होकर अदर से होता है। स्टेटिंग डिफरेंटली, इट इज अ प्रॉफिट दैट अराइजेज फ्रॉम ट्रांजेक्शंस, ये उन ट्रांजेक्शन से होता है विच आर नॉट द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं है, बट आर इंसिडेंटल टू इट, सच एज गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। आपने कोई लैंड बेची, उससे आपको प्रॉफिट हुआ, मशीन बेची उससे हुआ, इन्वेस्टमेंट बेची उससे हुआ, तो ये नॉर्मल रूटीन से होने वाला प्रॉफिट नहीं है। अदर देन दैट, जो प्रॉफिट होता है हमारे बिजनेस में उसे हम गेन कहते हैं। उसके एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं। ठीक है, तो इनकम क्या है, प्रॉफिट क्या है, गेन क्या है, इन तीनों टर्म्स को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है हमारी कंसेप्ट लॉस। लॉस क्या है? लॉस आप जानते हैं इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस, जब खर्चे ज्यादा होंगे ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिवेन्यू, रिवेन्यू से जब खर्चा ज्यादा है तो नेचुरली लॉस हो गया। इट, अगर लॉस होता है, इट डिक्रीजेस द ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स कैपिटल, मालिक का पैसा कम हो जाएगा। नेचुरली जब आप किसी बिजनेस में सपोज 1 लाख रुपए लगाया, आपने इसलिए लगाया कि उस 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करके पैसा कमाएंगे तो आपका पैसा बढ़ेगा, लेकिन
1 लाख से और बढ़ जाएगा, लेकिन जब वहाँ घाटे होंगे तो धीरे धीरे हमारी पूंजी जो बिजनेस के अंदर लगी हुई है वो कम होने लग जाती है। इट इज ब्रॉड टर्म एंड इंक्लूड्स लॉस इनकर्ड इन इट्स ऑपरेटिंग यानी बिजनेस एक्टिविटीज, मनी और मनीज वर्थ लॉस्ट अगेंस्ट विच द फर्म रिसीव्स नो बेनिफिट। सिंपल यही है इसका मीनिंग कि जब बिजनेस के अंदर घाटे होते हैं तो वो घाटे होने से बिजनेस की ऑनर्स की इक्विटी कम हो जाती है, तो जो घाटा है दैट इज कॉल्ड लॉस। ठीक है, यस। नेक्स्ट हम आते हैं परचेजेस। परचेजेस वर्ड कब यूज किया जाता है? द टर्म परचेजेस इज यूज्ड फॉर एन अकाउंट टू रिकॉर्ड परचेजेस ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल फॉर रीसेल और फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स विच आर ऑल्सो टू बी सोल्ड। यानी जो माल हमने खरीदा है बेचने के लिए, जैसे सपोज एक फर्म बिजनेस में हमारा लकड़ी का काम है, फर्नीचर बनाकर बेचने का, तो जो लकड़ी खरीदी जाएगी वो कहलाएगी गुड्स। अब लकड़ी क्यों खरीद रहे हैं? कि उससे माल बनाएंगे, फर्नीचर बनाएंगे और बेचेंगे। यानी जो रॉ मटेरियल, जो चीजें आप खरीद रहे हैं फॉर द रीसेल पर्पसेस या प्रोड्यूसिंग बनाने के लिए और बनाकर बेचने के लिए, वो सारी चीजें जो खरीदी जाती हैं वो परचेजेस के अंदर आती हैं। अब एक बच्चा पूछता है कि मैम मशीनरी परचेज्ड, तो मशीनरी भी तो परचेज है, उसको भी परचेजेस में क्यों नहीं लेते? मशीनरी एक एसेट है, वो हम बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए खरीद रहे हैं, ना कि सोल्ड करने के लिए। तो जो चीज हम बिजनेस में खरीद रहे हैं, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, उसको हम बनाएंगे फिर बेचेंगे या प्रोसेसिंग करके बेचेंगे। तो वो जो माल, जो गुड्स है, जब उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है परचेजेस है। द टर्म परचेजेस इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स, चाहे वो हमने नगद माल खरीदा है या उधार। जैसे मेरा कपड़ा लेकर शर्ट बनाकर बेचने का काम है, तो कपड़ा मैं बाजार से कैश देकर भी खरीद सकती हूँ, उधार भी खरीद सकती हूँ। तो दोनों ही परिस्थितियों में कपड़ा आएगा तो बिजनेस में, तो वो जो आएगा चाहे वो कैश से आए या उधार से, क्रेडिट से आए, दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल परचेजेस हो जाएगी। गुड्स परचेज फॉर कैश आर टर्म्ड एज कैश परचेज एंड गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट आर टर्म्ड एज क्रेडिट परचेज। ठीक है, तो ये है हमारा परचेजेस वर्ड, गुड्स के लिए यूज किया जाता है जो कि हमें सेल करने हैं। नेक्स्ट आता है परचेज रिटर्न, यानी जो माल खरीदा है उसे वापस करना। गुड्स परचेज्ड में बी रिटर्न टू द सेलर, जिससे हमने खरीदा है, फॉर एनी रीजन, जैसे कि दे आर डिफेक्टिव। गुड्स टू रिटर्न आर नोन एज परचेज रिटर्न, जो माल खरीदा हुआ वापस करते हैं उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। या